नमस्कार, खबर भारत की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आज की तारीख बहुत खास है क्योंकि बार बार हमें ये तारीख याद दिलाती है कि दरअसल हमें अपने उत्तरदायित्व को निभाना है। जो कहता है मुजफ्फर फारसी जी की उन लाइनों से शुरू करते हैं कार्यक्रम को कि फरमान से पेड़ पे कभी फल नहीं लगते, फरमान से पेड़ पे कभी फल नहीं लगते और तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता। तो जिस तरह से प्रकृति ने इंसानों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि शोषण कर दिया। हमारी धरती और जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। विश्व के देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस राह में दिनों दिन दुनिया भर में ऐसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ गया है और इस तरह से लोग अपनी जिंदगी को जीने लग गए हैं कि पर्यावरण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इंसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं। इसका एक उदाहरण कोरोना काल में भी तो देखने को मिला ना। जब स्वच्छ प्रकृति ने ही हमारे स्वास्थ्य की रक्षा की तो सांसों को बचाने के लिए खुली और स्वच्छ हवा कितनी जरूरी है समझ आया। यानी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने में ही हम सब की भलाई है। लेकिन लगातार दूषित होते वातावरण से कई तरह की समस्याएं बढ़ गईं। प्राकृतिक आपदाओं की भी वजह पर्यावरण को पहुंचा नुकसान ही है। सुखी स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है और इसी उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों को बार बार ये बात याद दिलाई जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। ये बात याद दिलाई जाती है कि एक पेड़ एक जिंदगी है, ये ना भूलें। तो चलिए आज पर्यावरण से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे, खूबसूरत कविताएं सुनेंगे, खूबसूरत चर्चाएं करेंगे और किस तरह के जो उपाय हैं वो अपनाए जा सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो में जो विशेष मेहमान हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं उनका स्वागत करते हैं। इनको पुकारा जाता है शिल्पी दिवाकर जी, इनको हम लेखिका भी कह सकते हैं। तो स्वागत करते हैं खबर भारत में और प्रोटोकॉल ऑफिसर है मैम, आपको बताना चाहेंगे राजभवन में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगी मैम, किस तरह से पर्यावरण हम सबके लिए ज़रूरी है? बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि ये दिवस की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये बार बार सिर्फ दिन को याद दिलाने से ही काम नहीं चलेगा, शायद कुछ पहल करनी ज़रूरी है। हाँ, आज इसीलिए मैंने एक नारा दिया है अपने जो घर में आसपास बच्चे हैं और सबको कि हर मौसम एक वृक्ष, हर मौसम हम स्वस्थ। हर हमारे जितने भी मौसम है हम उसमें एक वृक्ष लगाएंगे तो अपने आप हम सब स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ी पूंजी है आज की डेट में। जी, जिस तरह से हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं मैम, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। मैं थोड़ा आपसे कविताएं सुनूं उसके पहले इन तस्वीरों से रिलेटेड कुछ खूबसूरत बातें हैं वो हम शेयर कर लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हर साल जून में मनाया जाता है और इस साल भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए भारत के साथ ही कई देशों में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया था। सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण दिवस मनाया गया। सन 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद हर साल ये क्रम लगातार जारी है 5 जून को। आपको बता दें कि भारत भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है और इसी कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने कानून भी बनाया जिसके तहत 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था तब भी भारत में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया था और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी जिन्हें पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में प्रकृति के प्रति अपनी चिंताओं को जाहिर भी किया था। मैम, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएं और खूबसूरत पंक्तियां सुन लेते हैं। मैंने दर्शकों को बता दिया है कि आपकी कलम बेहतरीन तरीके से जब चलती है तो असर डाल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। आज जैसे ही तुमने बताया कि आज आना है तो सुबह ही सुबह मैंने सिर्फ एक पेड़ के नीचे इत्मीनान से बैठी और कविता अपने आप उगाई। बिल्कुल, तो वही भावनाएं मैंने व्यक्त की हैं जी कि ज़्यादा कुछ मत करो, ज़्यादा कुछ मत करो, हर मौसम बस एक पेड़ लगा लो। फूल आएंगे प्यारे प्यारे, सुंदर चित्र स्वतः बन जाएंगे। पंछी चहचहाएंगे हरसू, गीत अपने आप उग आएंगे। पत्तियां जब निकलेंगी तो कविता मन में उछलेगी ही उछलेगी। वाह, बारिश होगी और संगीत बज उठेगा, फिर क्या है अब के स्वर्ग यहीं बसेगा। तो ये पर्यावरण का महत्व है। एक पेड़ लगा लेने से हम स्वर्ग बना सकते हैं, पर्यटन स्थल बना सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरा जीवन दे सकते हैं।
बिल्कुल सही है मैम, लेकिन अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने समय से उस प्रांगण में हैं, राजभवन जिसे कहा जाता है, और उस प्रांगण को प्रकृति का दूसरा रूप अगर मैं पर्याय कहूँ तो मुझे लगता है गलत नहीं होंगे। इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी हरियाली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की उस जगह पर पूरा पर्यावरण का एक बेहतरीन उदाहरण, कैसा महसूस होता है आपको, कैसा माहौल है? मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताइए राजभवन के बारे में। राजभवन 32 एकड़ में फैला हुआ एरिया है, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो निर्माण किया हुआ एरिया, वो सिर्फ 3 या 4 एकड़ होगा। बाकी सारा का सारा जंगल है, उद्यान है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेड़ हैं, छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, और इतने तो कई तो मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा पेड़ ऐसे हैं जो कि 50 वर्ष से पुराने हैं। हम लोगों ने अभी पिछले माननीय राज्यपाल महोदय जी ने हमको ये टास्क दिया कि आप 50 वर्ष से जो पुराने पेड़ हैं उनको एक आइडेंटिफाई करिए। इतने पुराने पेड़, इतनी घनी छाया, जी वाकई स्वर्ग है, वाकई स्वर्ग है। बिल्कुल, स्वर्ग जो आपने कविता गढ़ी है शायद उसी प्रांगण में बैठकर ही लिखी होगी। बिल्कुल, आप तो अब वहाँ बैठ जाइए, अपने आप आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। क्या कौन कौन सी चीजें वहां पर हैं, कौन कौन से पेड़ है, कहाँ कौन, मुझे ध्यान है जितना औषधि वाले भी बहुत सारी चीजें वहां मिलेंगी। मतलब अगर मैं उसे मिनी वन विहार कहूँ तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल इसीलिए चलेगा क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया जंगल का भी एरिया है, जिसको उद्यान में नहीं बदला है, अनटच्ड एरिया है। और वहाँ सुबह आपको हर तरह के पक्षी, और ख़ास तौर पे ठंडों में जो माइग्रेटेड बर्ड्स तक वहाँ पर आते हैं, और सुबह आपको इतनी अलग अलग तरह की आवाज़ें, इतने रंग बिरंगे पक्षी आपको दिखेंगे कि लगेगा कि वाकई ये वन विहार है, वन विहार से कम नहीं है। और हमने वहाँ पर बच्चों के लिए कैंप भी किया था, कॉलेज और स्कूल के बच्चों के लिए। तो बच्चों ने कम से कम 135 प्रजाति की चिड़ियाओं को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया और उनको लिस्टिंग किया है। जी, तो बच्चे भी समय समय पर विजिट करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत पहल की गई है राजभवन की तरफ से कि एक समय ऐसा था जब आम लोगों का प्रवेश वहाँ नहीं था, लेकिन कुछ खास मौकों पर अब आम जनता जो है वो भी प्रवेश करके उस राजभवन में मौजूद उस हरियाली का आनंद, लुत्फ उठा सकती है। बिल्कुल, और हम लोगों ने एक फ्लोरा फोना इन राजभवन करके किताब भी निकाली है, जिसका शीर्षक रखा है प्रकृति के गोद में राजभवन। तो वो उसमें वाकई में बहुत फ्लोरा, यानी कि उसके जो वृक्ष हैं और फूल हैं और पेड़ हैं, और फोना मतलब कि उसके जो पक्षी हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटी तितलियाँ हैं, जानवर हैं, सबके बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे हमने करके रखा है। तो उससे भी आप नेट पे देख के जान सकते हैं बिल्कुल, और या फिर आने वाले समय में अगर मौका मिलता है जब ये आम जनता के लिए द्वार खुलेंगे राजभवन के, तो ज़रूर विजिट करना चाहिए हर किसी को। हम इतनी खूबसूरत शहर में रहते हैं। भोपाल भी मैम हरियाली का दूसरा नाम कहा जाता है कि भोपाल बहुत हरा भरा शहर है, बहुत हरा भरा शहर है। और वो राजभवन तो उसका एक मॉडल है। आप देखेंगे कि एक मॉडल जैसा बनाया हुआ है। वहाँ पर एक उद्यान है जहाँ पर औषधीय पौधे लगाए गए हैं 25 प्रकार के, उनको डिस्प्ले भी किया गया है कि इनके औषधीय गुण क्या हैं, ये क्या है, इनका बॉटनिकल नेम क्या है। इस तरह से जगह जगह हमने कई तरह के एक नवग्रह वाटिका बनाई है कि जो अपने 9 ग्रह हैं उन ग्रहों से रिलेटेड किस राशि वाले को कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए। तो वो नवग्रह वाटिका भी है। धन्वंतरी पार्क में धन्वंतरी जी औषधि के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं, उनके नाम पर हमने हर्बल गार्डन बनाया हुआ है। और वहाँ पर एक पॉली हाउस भी है जिसमें ये बताया गया है कि मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए कैसे सब्जियां और फल उगाई जाती हैं। तो ऐसे ऐसे कई मॉडल हमने राजभवन में बनाए हैं। जी, प्रकृति की गोद में राजभवन। मुझे मतलब सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला राजभवन में कई प्रोग्राम करने का, जिसमें एक प्रोग्राम का जिक्र जरूर करेंगे दर्शकों के साथ, योग दिवस। और योग का मतलब ही है ऐसी जगह जहाँ शांति हो, जहाँ प्रकृति के आप नज़दीक हो। तो उस प्रांगण में योग करने का आनंद जब एक साथ, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड बन गया था कि पूरा भोपाल शहर, उस 2019 की बात होगी मैम, 2019 या 20 के 18 की बात जी, तो किस तरह से पूरा शहर उस जब प्रांगण में आ गया था और एक साथ जब ओम ध्वनि उच्चारित हुई थी तो इतना खूबसूरत माहौल उस प्रकृति में गूंज गई थी वो आवाज। बिल्कुल। तो
कुछ कविताएं और भी हम सुनते जाएंगे ना मैम, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मैंने बिल्कुल जैसे दर्शकों को बताया हुआ है कि बहुत अच्छा मौका है, और प्रकृति और कविता ये दोनों एक दूसरे के मिली जुली। समतुल्य हैं, अगर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बिल्कुल। तो एक और कविता सुनते हैं, फिर आगे का सवाल रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश सक्सेना जी हैं, बहुत ही जाने माने कवि, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है भाषा से बाहर। भाषा से तो बाहर। उन्होंने कहा है कि वृक्षों के पास यदि शब्द होते तो वे हमें फल नहीं देते, शब्द ही देते शायद। वाह। बादल तो पूरी कविता ही दे देते बारिश पर, पानी की एक बूंद नहीं देते। फल दे देते सौंदर्य पर एक लेख, खुशबू और पराग का एक कण नहीं देते। धरती के पास होते यदि शब्द तो वह शायद फसलों से भरी कहानी का पाठ करने लगती। भूख से बेहोश होते आदमी की चेतना में शब्द नहीं, अन्न के दाने होते होंगे, अन्न का स्वाद होता होगा, अन्न की खुशबू होती होगी। बेहतर हो कुछ दिनों के लिए हम लौट चलें उस समय में जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी और हर बात कह के नहीं करके दिखानी होती थी। तो एक एक शब्द कितना गहराई लिया हुआ है मैम। इनका कहने का मतलब है कि जो पर्यावरण दिवस पर इतनी बातें होती हैं, हाँ। वो तो होती ही हैं अच्छे के लिए, लेकिन करके दिखाना उससे भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि वृक्ष के पास यदि शब्द होते तो वो हमें फल नहीं शब्द देते। शब्द से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके दिखाना। तो सब लोग एक एक वृक्ष लगाएं और करके दिखाएं, यही मेरी आज के दिन अपील है। जी मैम, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम, हम उनका भी स्वागत कर लेते हैं, और इनका नाम संजय पयासी है। ये पर्यावरणविद है, आपको दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म पर काम करते हैं, और अनूपपुर से हमारे साथ विशेष रूप से खबर भारत के साथ जुड़े हुए हैं। बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला ये जिला है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। थैंक यू मैम। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही? प्रॉब्लम हो रही है, और इसको सुनिश्चित करे टीम। जी संजय जी, आवाज पहुंची? वाकई जब दूर दूर से लोगों को जोड़ना होता है तो इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। और मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगी संजय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं बहुत आतुर हूं आपसे चर्चा करने के लिए। ऑडियो भी ले सकते हैं? हाँ जी, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। और अगर सर हमसे लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम अपनी बातचीत को किसी भी तरीके से जारी रखना चाहेंगे, चाहे फोन के माध्यम से ही क्यों ना हो। मैम आपसे तब तक मैं चर्चा करूंगी, और आगे बढ़ाते हैं हम बातचीत को। पर्यावरण, जब हम पर्या की बात करते हैं, परी की बात करते हैं, मतलब चारों तरफ, और आवरण मतलब घिरा हुआ, ढका हुआ। ये उसको तोड़कर उसको एक्सप्लेन किया गया है पर्यावरण को। कितना ज़रूरी था, मैं उन दिनों की बात करती हूँ, वो 2 साल जब समझ में आ गया कि प्रकृति के नज़दीक रहना कितना ज़रूरी है, प्रकृति को बचाना कितना ज़रूरी है। स्वच्छ और स्वस्थ सांस के लिए, हमारे जनजीवन के लिए उस प्रकृति से मिलने वाली सांसें कितनी ज़रूरी हैं। लेकिन जब वही स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होगी तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रिय। उन 2 सालों में लोगों को समझ में आया। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते थे। ये उनकी थेरेपी थी। उस समय उनको इतने सालों से आसपास इतने पेड़ लगे हैं, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय मैंने देखा कि लोगों का पेड़ों के प्रति असीम प्रेम और एक श्रद्धा जैसी उत्पन्न हुई। और वो मुझे खुशी है कि उसके बाद लोगों ने न केवल वृक्ष लगाने के लिए और उनको सस्टेन रखने के लिए, क्योंकि वृक्ष तो बहुत लग जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाए रखना, उनको सालों साल बड़ा होते देखना। हमारे राजभवन में भी उन दिनों कुछ ऐसी शुरुआत हुई कि एक बल्क में सारे के सारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने माननीय राज्यपाल महोदयों की अगवानी में वृक्ष लगाए, और ये कहा गया कि ये वृक्ष आपके बच्चों जैसे है, आपको इसको खुद देखना है। तो माननीय राज्यपाल फिर हर थोड़े थोड़े दिन में उसको देखने आते थे। और अब बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र भी हो गए हैं, लेकिन वो पेड़ देखने बीच में आते हैं, और एक एक व्यक्ति को डेप्यूट करके रखा है कि उसकी देखभाल करें। तो ये भी ज़रूरी है कि हम वृक्ष तो लगाएं, लेकिन उसको बड़े बच्चों की तरह उसको बढ़ना।
जी, कितनी खूबसूरत बात निकल कर आई कि पीढ़ी बदल जाती है, अगर इसको हम अपने उससे व्यावहारिक जीवन से जोड़कर देखें, पर वो पेड़ बना रहता है और वो अपना जो असर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी देता चला जाता है। हमारे साथ संजय जी अगर जुड़े हैं और हम उनसे चर्चा करना चाहें। संजय जी, आवाज़ अगर आ रही हो, एक बार इसको सुनिश्चित कर लेते हैं। मुझे तो आपकी आवाज साफ आ हाँ, रही है। बस अब हमें भी आपकी आवाज़ मिल रही है। बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है सो संजय मच जी मुझे आपका। इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। संजय जी, शिल्पी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहती हैं, मतलब इतने खूबसूरत जगह पे वो रहती हैं। और आप बहुत लंबे समय से इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म पर काम कर रहे हैं और इतनी सुंदर जगह से आप बिलोंग करते हैं जिसे वन क्षेत्र वाला, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला ज़िला कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि अनूपपुर के बारे में बात कर ले, क्योंकि प्रकृति का जिक्र हुआ है तो। जी बिल्कुल। अनूपपुर मैकल के नीचे बसा हुआ एक छोटा सा जिला है मध्य प्रदेश का, जो छत्तीसगढ़ की जी, सीमा से लगा हुआ है। हाँ, और पिछले 2 सालों में इसका स्टडी करते हुए मुझे समझ में आया कि अनूप उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे 3 से ज्यादा नदियों का संगम होता है। हाँ, तो एक नई जानकारी मुझे मिली थी। तो अनूपपुर एक ऐसा शहर है जिसके आसपास ही 4 नदियां हैं, जिसमें सोन नदी बिल्कुल अनूपपुर शहर के बगल से बहती है। और अगर हम अनूपपुर जिले की बात करें तो यहाँ 13 नदियां हैं, जिनमें नर्मदा, सोन और जोहिला मुख्य है। हाँ, तो एक नॉर्मल सी बात है कि जहाँ इतनी तरह की नदियां होंगी उनका एक अलग तरह का इकोसिस्टम होगा। और जब नदियों का इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, वो रिच बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करने वाला इकोसिस्टम होता है। जी। तो यहाँ संजय पे जी, जो मध्य प्रदेश में जी हाँ जी, हाँ जी, संजय जी, जी ये ज़रूर मैं क्यूरोसिटी है मेरी। आप देखा जाए तो बिल्कुल सच के बहुत नज़दीक रहकर काम करते हैं, मतलब लोगों के तरीकों को आप समझते हैं कि वो कितना बोलने पर यकीन कर रहे हैं और वो कितना धरातल पर काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लापरवाही जो लोग महसूस तो करते हैं कि पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादातर जितने, अगर मुझे ऐसा लगता है 50% से ज़्यादा लोगों की अगर बात करूं तो शायद ये गलत नहीं होगा, आप इसको वो कीजिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा, पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हैं। जी। दरअसल पर्यावरण को लेकर हम लोगों की समझ बहुत सतही है। और हम एक भावुक समाज से आते हैं, जहां पर किसी पर्यावरण दिवस या किसी खास दिवस के दिन तो लोग उस विषय पे बात करना पसंद करते हैं, अभियान चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो बदलाव अपने निजी जीवन की तरफ देखा जाए तो उस तरीके से बदलाव धरातल पे आपको दिखता नहीं। हम्म, तो समाज में कथनी करनी का बहुत बड़ा अंतर है। सही, और अपरिग्रह की जो जीवन शैली थी हमारे यहाँ, जो हमारी भारतीय परंपरा थी, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज होने पर हम किसी और को दे देते थे, संग्रह नहीं करते थे। लेकिन अब जो आधुनिक जीवन है, उस जीवन में जी, सबसे ज्यादा हम संग्रह पे ही फोकस कर रहे हैं। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल हो या एक घर में 3-4 गाड़ियों का इस्तेमाल हो, फॉर्म्स में भी जी, पक कंस्ट्रक्शन अब लोग कर रहे हैं। तो शिक्षा पे ज्यादा काम करने की हमें जरूरत है और समाज के अनेक स्तरों पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जो बिल्कुल। अभी जो धरातल पे नहीं दिखता है। बिल्कुल सही। जी संजय जी, शिल्पी जी से भी ज़रूर ये सवाल करना चाहेंगे। राजभवन में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो जनता के हित से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह के, अगर मैं रूपरेखा की बात करना चाहूँ आपसे शिल्पी मैम, तो किस तरह की चीज़ें आप लोगों ने इनिशिएटिव के तौर पर ली, अगर मैं उस दृष्टिकोण से आपसे पूछना चाहूँ, और जिसके बाद बदलाव भी देखने को मिला? हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने नो प्लास्टिक यूज़ शुरू किया, क्योंकि हमारे हाँ, यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम हाँ, करे जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मात्रा में डिस्पोजल जो ग्लासेस हैं या डिस्पोजल चीज़ों का जो यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक की चीज़ों का। जी, तो हम लोगों ने फिर कांच की जो बॉटल्स हैं वहाँ पर अतिथि गृहों में या पूरे भवन में या पूरे ऑफिस में जी, कांच के, मिट्टी के पॉट, इन सारे चीज़ों को हमने प्रारंभ किया। जी, और साथ ही हर जो कार्यालय है उसमें सघन स्वच्छता अभियान चलाकर जो भी वेस्ट प्लेस पड़ा हुआ है वहाँ पे ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दिए। अरे तो वाह, जो पहले जितना भी थोड़ा सा वेस्ट पड़ा हुआ था कहीं पर, हाँ, उसको स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय जितने भी आए 2-3,
सारे ने अपने अगवानी में उसको साफ करवाया खुद, और वहाँ पर आज एक एक पर्यटन स्थल बन गया है। हमारे राजभवन का हर कोना एक पर्यटन स्थल लगता है, हर कोना एक गार्डन लगता है, क्योंकि हमने ऑप्टिमम यूज किया है हर एक लैंड का। तो भूखंड का सबसे सही उपयोग तभी है जब आप उसको गार्डन में परिवर्तित कर दें। पर्यावरण और विकास के जो एक दूसरे का जो विरोधाभास है और उसकी जो बहस चलती रहती है कि क्योंकि जो विकास करना है तो थोड़ा पर्यावरण को एक तरफ रखना पड़ेगा, लेकिन यदि सतत विकास करना है तो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। जी संजय जी, कितने, अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, बच्चों में भी जागरूकता बेहद ज़रूरी, क्योंकि मैंने अभी एक जिक्र किया था कि पेड़ बना रहता है, पीढ़ियाँ बदलती चली जाती हैं। तो क्या पाठ्यक्रम में उस चीज़ को शामिल हमेशा किया गया है? मुझे वसुंधरा, खूब सारे शब्द गढ़े गए हैं। मुझे शिल्पी, मैं भी सहमत होंगी, बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं हरियाली पर, हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन। तो इस तरह की अगर बातें बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं, हम युवा प्रधान भारत की बात कर रहे हैं, तो शायद जिस परिवर्तन की अभी भी हमें दरकार है वो शायद परिवर्तन जल्द देखने को मिल जाए, वो बदलाव देखने को मिल जाए, वो गंभीरता देखने को मिल जाए प्रकृति के प्रति। संजय जी। जी, दरअसल इकलौता समाधान यही है कि हम नई पीढ़ी को जागरूक करें, उनकी सोच में जो, जैसा शिल्पी मैम ने कहा कि विकास सतत होना चाहिए, सतत विकास में हम पर्यावरण से संतुलन बनाकर एक तादाद में स्थापित करते हैं और उसके बाद जीवन को एक व्यापक स्वरूप में जीने की कोशिश करते हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में खासकर वन विभाग बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जिसमें एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड और मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड। उसमें हम जैसे इन्वायरमेंट पे काम करने वाले लोगों को एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ टीचर, मेंटर के तौर पे बच्चों के बीच जाने का मौका दिया जाता है और बच्चों को इकोसिस्टम में मिट्टी कैसे बनती है, पानी कैसे नदियों में आता है, इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं उनको जंगल में ले जाकर बच्चों को अवेयर करने का वो प्रोग्राम होता है। पर अभी भी जिस मात्रा में, जिस तादाद में अवेयरनेस कैंपेन चलाने की आवश्यकता है उस अनुपात में नहीं हो रहा है, उसे भी बढ़ाने के लिए सरकारें कर रही हैं। जो मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि पिछली पीढ़ी के पास क्या था कि अपने पूर्वजों का अनुभव था, अपने दादी नानी से पर्यावरण संरक्षण की सीख मिलती थी। हमारे तमाम जो लोक त्योहार होते थे, तीज त्योहार होते थे, दरअसल वो पर्यावरण संरक्षण पर ही आधारित होते थे। और अब हम उन त्योहारों को औपचारिक रूप से मनाना शुरू कर दिए हैं, उनमें छुपे हुए संदेशों को हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते। तो बहुत आवश्यक है कि समाज में ऐसे लोग आए जो हमारी पारंपरिक पर्यावरण संरक्षण के जो ज्ञान पद्धति थी उसे बच्चों के बीच पहुंचाए, और जब बच्चों को जंगल में लेकर जाएं तो उन्हें वैज्ञानिक अप्रोच के साथ भी मकड़ी का, मच्छर का इकोसिस्टम में क्या इस्तेमाल, एक चींटी कितनी महत्वपूर्ण है, दीमक कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बताने वाले मेंटर्स को भी तैयार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। एक और चीज़ जो देखने को मिली थी, अगर मैं कहूँ 2 सालों में बहुत कुछ सीख लिया हम लोगों ने, बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन वो सीख भुलाई ना जाए, तब तो सीख का महत्व है। वरना ये महामारियां जिस तरह से तथ्य कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि दोहराई जाती हैं, महामारी रुक नहीं सकती, आएगी ही, बशर्ते हमारी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो कि जो हमने खो दिया इन 2 सालों में, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, वो शायद उतनी जनहानि ना हो पाए। तो उसके लिए तैयारी बेहद ज़रूरी है संजय जी। तो अगर मैं नदियों की स्वच्छता की बात करना चाहूँ, उन 2 सालों में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट होती थी चीज़ें, वो प्रकृति की सुंदरता ही हाईलाइट होती थी, जिन्हें देखकर सुकून मिलता था, उन बातों को सुनकर खुशी मिलती थी। तो नदियों की स्वच्छता इस बात की उदाहरण थी कि अगर हम चाहें तो सब चीज़ संभव है, और अगर हम ना चाहें तो फिर कोई नहीं रोक सकता बर्बादी से। जी, इस बात को मैं इस तरीके से भी कहता हूं कि पूरे संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने एक ऐसा आविष्कार किया है जो अन्य प्राणी नहीं कर पाए, पर अन्य प्राणियों का जीवन उससे प्रभावित होता है, यानी कि कचरा। मनुष्य का आविष्कार है कचरा। नेचर में कोई भी चीज कचरा या वेस्ट नहीं होती,
पेड़ों की पत्तियां या डालियां या सड़ी गली जो चीजें होती हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती है, अन्य जीवों के लिए वो रहवास बनाती हैं। लेकिन मनुष्य जब मशीनों का आविष्कार करता है या इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, वो नदियों की सेहत को भी खराब करता है, मिट्टी की सेहत को भी खराब करता है, और प्रत्यक्ष रूप से जो संपर्क में आते हैं मनुष्य भी, इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो भी उससे प्रभावित होते हैं, बीमार होते हैं। हम्म। तो सतत विकास की अवधारणा में हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी, पानी, जिससे हमारा जीवन प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, जी उसी मिट्टी में उगने वाली चीजों को हम खाकर हम पोषण पाते हैं, हमारा जीवन चलता है। तो बिल्कुल। अगर बेसिक चीजों को ही हम अशुद्ध करेंगे, उसमें कचरा फैलाएंगे, तो हमारा जीवन लंबे समय तक जी नहीं पाएंगे, और अगर लंबे समय तक जिए भी तो हमारे पास इम्यूनिटी नहीं होगी। तो करेक्ट। अभी महामारियां 100 साल में आती थी, अब ऐसा होगा कि हर 5-6 साल में कोई ना कोई महामारी आती रहेगी, जिससे लड़ने की इम्यूनिटी सिस्टम हमको चाहिए, वो हमारे पास नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। संजय जी बहुत अच्छा लगा, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। कुछ और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपने बहुत महत्वपूर्ण जो बातें कही हैं वो सबके जहन में रहेंगी, ये उम्मीद हम दर्शकों से करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है शिल्पी मैम, हम उनसे चर्चा को जारी रखेंगे। और बीच में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, और BK लीला उनका नाम है, मैं उनका भी परिचय दूंगी दर्शकों को। पर्यावरणविद है, कमेटी मेंबर ऑफ यूथ विंग, और कल्पतरु अभियान जो है चलाया जा रहा है महत्वपूर्ण, उस अभियान से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले मैं शिल्पी मैम, एक खूबसूरत कविता, हम एक ब्रेक के तौर पर कविताएं आ रही हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये थोड़ा सा एक अलग दुनिया में ले जाते हैं हमें, कविता में जब वो ढल जाते हैं वो शब्द। बिल्कुल। तो मैं फिर से नरेश सक्सेना जी की एक कविता है जी। कि फूल कुछ नहीं बताएंगे, शीर्षक है कविता का, मैं कि फूल सुनाती कुछ हूँ। नहीं हाँ। बताएंगे। कितने फूलों से बनती है एक क्यारी, कितने क्यारियों से एक बगीचा, और कितने बगीचों से बनती है एक शीशी इत्र की, यह बताएंगे फूलों के व्यापारी, फूल कुछ नहीं बताएंगे। वाह। वे पेड़ रहेंगे किसी घूरे पर, अपनी सूखी हुई काया, अपनी निचुड़ी हुई आत्मा और अपनी उबली हुई आंखों से सबको ताकते हुए चुपचाप, कहते हुए कि आखिर खुशबुएं लुटाने ही तो आए थे हम, और इस सब के बावजूद बार बार आएंगे उसी हिम्मत और उसी खामोश खुददारी से सबको शर्मसार करते हुए। फूल कुछ नहीं बताएंगे। फूल कुछ नहीं बताएंगे। हमें जाकर अब उनको बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, हम आपको नहीं तोड़ेंगे। आप जहाँ पर हैं वहीं रहकर खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल। कुछ और शब्द मैं चाहूँगी शिल्पी मैम, अगर आप चाहें तो, समय का बहुत हम अंतिम कहना चाहिए चरण पे चल रहे हैं, तो एक और खूबसूरत सी कविता हो जाए। कविता तो अब नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मैं ये बात या कुछ अपना वाक्य जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक अनुभव ऐसा, कोई अनुभव ऐसा हम जरूर बताएंगे। हाँ, कि मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे पेड़ के पास जाके हाँ, और उसको गले लगाते हैं, हाँ, और फिर अपने बड़े होने का अंदाज लगाते हैं कि हम कितने बड़े हो गए हैं। करेक्ट। तो हम लोग भी बचपन में ऐसा करते थे कि हम लगाते थे कि हमारे हाथ उसको टच कर पा रहे हैं कि नहीं, और धीरे 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 हम भी बड़े हुए, पेड़ भी बड़ा हुआ, और पेड़ ने बहुत सारी छाया दी, बहुत सारे फल दिए। तो हम यही सोचते हैं कि हमने क्या दिया, इस पृथ्वी को हमने क्या दिया। ये पेड़ हमारे साथ ही बड़ा हुआ है, इसने कितने मौसम सहे, ये बाहर खड़ा हुआ, इवन उसको पानी तक कई बार नहीं दिया जाता, सिर्फ बारिश में जो बारिश होती है उसी के सहारे। एक आम का पेड़ था बचपन में, उसको हम लोगों ने ना कभी कोई देखभाल की, ना कुछ हमने किया, लेकिन उसने हमेशा हर साल हमें मीठे फल दिए। तो मैं ये सोचती थी कि हम इसका बदला कैसे चुकाऊंगी, बस अगले जन्म में मैं बस आम का पेड़ बन जाऊं, ऐसे ही मैं उसका बदला चुका सकती हूँ, और कोई उपाय नहीं है कि हम मतलब किस तरह से प्रतिकरण चुकाएंगे। कुछ खूबसूरत से शब्द मेरे दिमाग में डाल दिए, जो गाना किसी और वजह से गाया गया था, लेकिन वो जो लाइनें हैं वो हमेशा के लिए उस प्रकृति से जोड़ देती हैं कि बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया मिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया। इतनी वो जो झूला, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो झूला कहाँ डालेंगे, कैसे उसमें हम एक सहेली दूसरी सहेली को धक्का देकर उस झूले को झुलाएगी।
तो वाकई हमें प्रकृति को बचाना बेहद ज़रूरी है अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगी मैम। एक बार दर्शकों को बता देते हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी स्टूडियो से खबर भारत के शिल्पी दिवाकर जी, जो कि प्रोटोकॉल ऑफिसर है राजभवन में और लेखिका भी। हमने खूबसूरत सी पंक्तियाँ भी उनके से। तो जाने से पहले कि कोविड-19 ने जहाँ एक और दुनिया भर में कई विकट चुनौतियाँ पैदा की, तो दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नज़ारे भी देखने को दिए। इतिहास गवाह है कि अतीत में जब जब भयानक महामारियां आई तब तब पर्यावरण ने सकारात्मक करवट ली। यकीनन कोरोना संक्रमण काल में प्रकृति का ये मानवीय रूप जीवन के लिए भले ही पल भर के लिए हो, लेकिन लोगों को प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को तो जरूर मिला। मंत्री सदन ने बताया कि 2021 में 30.97 लाख पेड़ काटे गए। बहुत दुख की बात। इसी दौरान वृक्षारोपण के हिस्से के रूप में 3.6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। ये सुखद, जिसके लिए सरकार ने 358.87 करोड़ रुपए खर्च किए। बता दें कि दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। ये बात भी कि 2020 और 21 के दौरान दिल्ली में विकास परियोजनाओं के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की? हमारी कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत पंक्तियां और फिर उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की। वृक्ष धरा के भूषण है, किसी ने लिखा है ये कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है और बंजर बस्ती करे पुकार, हम बच्चे हों वृक्ष हजार। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पर्यावरण दिवस की। याद रखिए कि सांसें हो रही हैं कम, तो चलो पेड़ लगाएं हम। नमस्कार।